अपने समय के नॉन सेक्टेरियन स्कॉलर तिब्बत में 3 दशकों तक रहे टू स्टडी एंड प्रैक्टिस धर्मा। 1985 के बोध गया कालचक्र में उन्हें धर्मगुरु दलाई लामा ने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का शांति देवा कहा। दर्शन हो, पोइट्री हो, लिटरेरी साइंस हो, तिब्बतियन व्याकरण हो, सबके विद्वान थे वो। नोबल फैमिलीज के अनुशिक्षक, शिष्यों में अति विशिष्ट लोग हिज होलीनेस दलाई लामा हों, द्विजुंग रिम्पोछे हों या फिर जोपा रिम्पोछे, गिनती की फहरिस्त बढ़ती ही जाएगी। ज्ञान का भंडार एवं सरल व्यक्तित्व के मालिक तिब्बत में उन्हें खुनु लामा, खुनु रिम्पोछे, नेगी रिम्पोछे के नाम से जाना जाता है। उनका अतुलनीय योगदान आज भी तिब्बती एवं भारतीय समाज में सराहनीय है। रिम्पोछे तेंजिन ग्यल्सन का जन्म आज के जिला किन्नौर के गुंजुल घाटी के सुन्नम गांव में निंगमा पिता और ड्रुक्प्या कग्युक को फॉलो करने वाली माता के परिवार में हुआ। आरंभ से ही डिफरेंट सेक्स को फॉलो करने वालों के बीच में पले बढ़े। बेसिक शिक्षा के लिए उन्हें मामा रसवीर दास के यहाँ रोपा भेजा गया। बाद में उन्हें सोनम ग्यल्सन के पास लिप्पा भी भेजा गया। सोनम ग्यल्सन तोक्तन शाक्या श्री के शिष्य थे। टीनेज में जब उन्होंने धर्म का उपासक बनने का निर्णय लिया तो माता पिता ने आपत्ति जताई। कारणवश उन्हें सीक्रेटली सिक्किम जाने का निर्णय लिया। उस समय उनकी उम्र 18-19 वर्ष रही होगी। श्री संगनक तेंजिन के अनुसार जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई जूते पहनने की और नंगे पैर ही घर से निकल पड़े। पहले स्पीति, फिर लाहौल, फिर मनाली और फिर कुल्लू। जल्दबाजी में घर से निकल तो आए थे, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ लोग उनके घर के कर्जदार लाहौल और कुल्लू में हैं, जो सहज रूप से पैसे उनसे कलेक्ट किए और जा पहुंचे सिक्किम। सिक्किम गंगटोक में प्रख्यात लिटरेरी विद्वान और ग्रामेरियन उर्गेन तेंजिन रिम्पोछे के संपर्क में आए और उनसे 3 सालों तक ज्ञान की प्राप्ति की। खुनु लामा समझते थे कि उन्हें अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट को समझना है तो उनके तिब्बती व्याकरण में सिद्धि प्राप्त करनी होगी। रिग्रेसली व्याकरण पढ़ा, समझा और उसमें महारत प्राप्त की। सेंचुरी में बुद्धिज़्म तिब्बत पहुंचा। जब बुद्धिज़्म सबसे पहले तिब्बत पहुंचा तो तिब्बत में किसी तरह का रिटन स्क्रिप्ट नहीं था। अब इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। राजा थे जिनका नाम था सुक्सेन गोन्पो। उनकी 2 रानियां थीं। दोनों रानियों का रुझान बुद्धिज़्म के प्रति ज़्यादा था। एक रानी नेपाल की थी, दूसरी रानी उनकी चाइना की थी। इस रुझान की वजह से राजा की रुचि भी इसमें बढ़ी। बाद में राजा ने बहुत सारे ज्ञानियों को, पंडितों को निमंत्रण दिया कि वो तिब्बत आके बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करें और तिब्बत के ज्ञानियों को भी भारत भेजा गया। इस बुद्ध धर्म के आचार प्रचार में बहुत सारा विजडम और नॉलेज गैदर हुआ। अब उस विजडम और नॉलेज को एकत्र करके प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट हो गया था। इसलिए अब रिटन स्क्रिप्ट की डिमांड ज़्यादा थी और इसके लिए संवित ने कोशिश की कि पाणिनि के ग्रामर की तरह ही तिब्बतियन ग्रामर को बनाया जाए और वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस इसे ट्रांसलेट किया। स्क्रिप्ट is very much copy and very much similar because it based on one of the ancient Indian script. Once Buddhism reached Tibet and started translation, then the vocabulary which in Buddhist tradition then translated into Tibetan, not available in Tibetan language, so created new words. So therefore eventually the Sanskrit vocabulary or Sanskrit terminology and Tibetan terminology go exactly the same. 3 साल गंगटोक सिक्किम में शिक्षा। निर्णय किया कि लासा जाएंगे। रास्ते में तसिलिंगपो मोनेस्ट्री जो सिक्से में स्थित है वहाँ रुक गए। वहाँ 3 साल तक अध्ययन किया। अध्ययन अब की बार लैंग्वेज और पोइट्री के साथ बौद्ध दर्शन शास्त्र का भी था। 3 साल तसिलिंगपो में रहने के बाद लासा गए। शका, ट्रिकपुंग, गंडेन में शिक्षा प्राप्त की।
ड्रिकुंगतिल में प्रख्यात गुरु द्रुबंग अमगोन रिम्पोचे से शिक्षा प्राप्त की। महामुद्रा खमदा की शिक्षा ड्रुक्पा कयुक सेंटर से प्राप्त की। कुछ समय के लिए मेडिकल और एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पढ़ाया। राजघरानों को भी शिक्षा दी। छठे पंचेन लामा के निमंत्रण पर दोबारा तशिलिंगपो मोनेस्ट्री गए और प्रशासनिक अधिकारियों को पढ़ाया। तिब्बतियन ग्रामर व्याकरण की पकड़ ने उन्हें वहां बहुत प्रसिद्ध कर लिया, लेकिन कहते हैं ना, प्रसिद्ध के साथ जेलसी और साजिशें भी आती हैं। यही कारण था कि अब उन्होंने निर्णय लिया कि वो ईस्ट तिब्बत यानी कि खम प्रदेश जाएंगे। उनके पहुंचने से पहले ही ख्याति वहां पहुंच गई थी। वहां दर्गे के राजा के महल में रहे और रॉयल फैमिली मेंबर्स को तिब्बतियन व्याकरण की शिक्षा दी। प्रख्यात गुरु तो वो थे ही, लेकिन साथ में उनके अंदर शिष्य हमेशा अस्तित्व में रहा। दिलगो किक्से रिम्पोचे डेजुंग रिम्पोचे को संस्कृत की शिक्षा दी। अपनी शिक्षा को उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्ट तक सीमित नहीं रखा, वनस्पत इसके उन्होंने हर सेक्ट के गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने तांत्रिक विद्याओं और तिब्बतियन रेयर टीचिंग्स को भी ग्रहण किया। एक खास बात जो उनको सबसे जुदा करती है वो उनका आम आदमी होना था, यानी कि लेमैन। उन्होंने बुद्धिज्म की प्रैक्टिस एज अ लेमैन की। लगभग 100 से अधिक उनके गुरु रहे जो विल्डरनेस में मेडिटेशन किया करते थे। खम में भी वो दुखोर कालचक्र तंत्र आदि में पारंगत हुए। मनपसंद स्टडी हमेशा शांति देवा की बुद्धिस्ट व चार्यवर्तरा ही रही। समाज के साथ उन्होंने बहुत न्याय किया, हर समय ह्यूमैनिटी को फर्स्ट पे रखा। समय के साथ उन्हें गैलामा भारत से आने वाले गुरु की संज्ञा भी दी गई। इतनी ख्याति पाने के पश्चात भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए और अब उनका रुझान ओरिजिनल लैंग्वेज और महायाना यानी कि संस्कृत के प्रति उत्पन्न हुआ और वो भारत वापस आ गए। संस्कृत के अध्ययन के लिए उन्होंने वाराणसी को चुना। वाराणसी जाने से पहले किन्नौर आए और यहीं पर उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट व्याकरण से संबंधित को पूरा किया और प्रकाशन के लिए लासा भेजा। किन्नौर में गांव-गांव जगह-जगह घूमकर उन्होंने व्याकरण के महत्व के बारे में बताया। साथ ही ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के महत्व और बुद्धिस्ट शास्त्र के बारे में लोगों को जानकारी से अवगत कराया। हिंदू मंदिर में 5 से 6 सालों तक वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन किया। उनके अनुयायी बलिंग लामा के अनुसार उन्होंने हमेशा खुनु लामा को या तो पढ़ते या मेडिटेट करते हुए ही देखा। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क ना के बराबर था। कुछ समय सारनाथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। वहीं उन्होंने द ज्वेल ऑफ लैम्प वर्सेस इन प्रेस ऑफ बोधिचित्ता भी लिखी, जिसे इंग्लिश में वास्ट एज द हेवंस डीप एज द सी में ट्रांसलेट भी किया गया। तिब्बत से निष्कासन के बाद पहली बार तिब्बत के सारे धर्मगुरु एक जगह पे एकत्र हुए। कारण था फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना था तिब्बत का। अलग अलग सेक्ट्स के धर्मगुरु इकट्ठा हुए। नेगी रिम्पोचे भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन प्लेनरी सेशन में उन्होंने भाग नहीं लिया। बाद में ये बात सबको पता लगी कि एक लर्नर्ड मैन है जिन्होंने 3 दशक से ज़्यादा तिब्बत में काम किया है। सारे धर्मगुरु अपने अपने सेक्ट्स में तो महारत प्राप्त किए हुए थे, लेकिन एकमात्र आदमी वहाँ पे जिसे सारी सेक्ट्स के बारे में मालूमात थी वो नेगी रिम्पोचे थे। बाद में यही जानकारी दलाई लामा जी तक पहुँची और दलाई लामा जी ने निर्णय किया उनसे मिलने का। एक कहावत है, बहुत पॉपुलर बात है कि दलाई लामा जी जो फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। कारण था उनके पास दलाई लामा को बैठाने के लिए चेयर नहीं थी और उनका प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ एक फटी हुई कंबल ही उनके पास उपलब्ध थी। लेकिन दलाई लामा जी के इंसिस्ट करने पर उन्होंने उनसे बात की और फ्यूचर के लिए जगह तय किया। जगह तय हुआ बोध गया और बाद में बोध गया में उन्होंने दलाई लामा जी से भेंट की और वहाँ पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा बोधिचित्ता के आसपास ही रिवॉल्व करती है। बाद में लिंग रिम्पोचे ने भी उनसे शिक्षा प्राप्त की और अपने अनुयायियों में उसका विस्तार किया। धर्मगुरु दलाई लामा को शिक्षा देने के पश्चात वो नालंदा गए। नालंदा के साथ बहुत ही खास लगाव था उनका।
नालंदा वो जगह है जहां अज्ञानता को ख़त्म करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश ने जन्म लिया था। वहीं रहना चाहते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से वहां ज़्यादा समय तक रह नहीं पाए। अतः बोध गया वापस आए और 8-9 साल वहीं बिताए। उम्र के इस पड़ाव में उनकी सेवा की जिम्मेदारी किन्नौर से ही उनकी 2 जोमो डिसाइपल्स ने ली। अपनी मृत्यु से 2 महीने पहले गुरु खुनु रिम्पोछे लाहौल और किन्नौर की यात्रा में आए। गांव-गांव जाके गंपोपा के ज्वेल ऑर्नामेंट ऑफ लिबरेशन का ज्ञान दिया। 82 साल की उम्र में शशुल मोनेस्ट्री लाहौल में वो पंच तत्वों में विलीन हो गए। आज भी उनका सिखाया ज्ञान महत्व रखता है। अमीर गरीब किसी में अंतर नहीं किया। कॉम्पैशन की भावना हमेशा उनके अंदर रही। आज बदलते हुए इस समाज में, बदलते हुए परिस्थितियों में क्या हम उन्हें याद कर पा रहे हैं? ये सवाल हम सबको एक दूसरे से पूछना होगा। तब बाकी ऐसे कि किन्नौर के लोग अभी किसी को भी पूरा गुण बताने की निगरी में हमारे एक प्रकाश रोशनी है हमारे किन्नौर वालों के लिए। उन्होंने हर धर्म को निंगमा सकया गिल जो भी है एक हम सब में होके हम सबको एक ज्ञान छोड़ के गए। बाकी उनके गुणों को हम किन्नौर के लोग ढीले हैं। बाहर देशों में उनका बहुत अभी भी चर्चा हो रहा है निगरी मिछे जी का। कसम किन्नौरी सुन्नम गांव से हैं। भाई हम लोग को ये कि उनके लिए अभी हमने जागरूक होना है। जैसे बाहर देश में देखो हर जगह उनकी जागरूक कर रहे हैं, उनकी पता कर रहे हैं वो कैसे थे, कैसे हुआ। ये वो निगरी में हमारे गुरुजी जो है बहुत बड़ा विद्वान है। उनका ये एक है गुरुजी का हम सब करके पूरा काम करते थे। जिस भी धर्म को उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है अपना उनको। भाई ये हमारे सुन्नम अजू जी आए आज किन्नौर माओवादी बुद्धमणि गुम्फा में। मैं भी यहाँ का एक पुजारी हूँ, कानम से हूँ, यहाँ 7 साल से हूँ। भाई मुझे बहुत खुशी है कि आजो ने आज हमारे किन्नौर के हमारे नेगी लामा जी को आज याद किया अपने गांव के होते हुए। इन्होंने बहुत खुशी की बात है किन्नौर वालों को आज सबको नेगी गुरुजी के बारे में पता कर रहे हैं। हम सबको खुशी है कि नेगी लामा जी गुरुजी का सब हमें इलाड़ उनके ऊपर हम प्रचार करें। वो हमारे बहुत बड़े गुरुजी थे। आज भी सुन्नम गांव में आंसुओं से उन्हें याद किया जाता है। नेगी रिम्पोछे सुन्नम गांव के ही सिर्फ नहीं थे, वो पूरे किन्नौर के थे, हिमाचल के थे, पूरे भारतवर्ष के थे। उन्होंने अज्ञानता के अंधकार को हटा के प्रकाश की रोशनी हमारे सामने लाई। उन्हें याद करना हमारा कर्तव्य है और आने वाली जनरेशन में उनके संदेशों को पहुंचाना ये हमारा सबसे बड़ा महान कर्तव्य और महान उपलब्धि होगी। धन्यवाद। No ha to ya
양 동심하마리 통하여 야래 동심하다 야래 소논남 꽃바다시다 조요래 동심하다 소논남 꽃바다시다 조요래 동심 나야래 솔로나 마레 곰바다시다 조요래 동심 다 솔로남 곰바다시다 조요래 곰바다시다 조요링 육사와라다 나라세 곰바다시다 조요링 육사와라다 나라세 곰바다시다 조요래 아래 동샤와라다 나라세 곰바다시네 조요래 요사와라다 나라세 야래와라 나세다 고로바오 솔바라라야다 옹아도 와라 나세다 고노바오 솔바라라예 옹아도 아라나시레 오노파오 야레 솔파라야레 옹아도 아라나시레 오노파오 솔폴라야레 옹아도 야래 솔바라라야예 도로샤 칸나리야레 솔로마 솔보나라예 도로샤 칸나리야레 솔로마 솔폴라야레 도로샤야레 칸나리야레 솔로마 솔포나라야레 도로샤 칸노기야레 솔로마레 라솔로야레 도로링 이사라야가다 지라요 라솔로 도로링 이사야가다 지라요 라솔로야레 도로랭 아레 이차야마레 지라요 라솔로야레 도로랭 이차야마레 지라요 미세로다야레 로요쇼 노라도요로 살레야 미세로다 로요쇼 노라